किसी भी ग्रह का वक्री होना हमें ये दिखाता है कि उस ग्रह से रिलेटेड चैलेंजेस हमारी लाइफ में कहीं ज्यादा हैं और हमें उन चैलेंजेस की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा उनकी तरफ फोकस करना पड़ेगा। अभी तक मैंने चैनल पर 3-4 अलग अलग वीडियोस में शनि वक्री की बात की है, लेकिन आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जुपिटर वक्री की, यानी गुरु वक्री की, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन है। और पिछले कुछ दिनों में इतने लोग मैंने उनसे बात की है जिनका गुरु वक्री है, दैट आई वाज कंपेल्ड टू स्पीक अबाउट इट। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वक्री जब गुरु होते हैं तो फिर आपके जीवन पे प्रैक्टिकली उसका क्या असर पड़ता है, ताकि आप उसे अपने जीवन से कोरिलेट कर सके और जहां पर भी मुसीबत आ रही है उस मुसीबत से बच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम गुरु वक्री के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि वक्री होता क्या है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा या मुड़ा हुआ, लेकिन अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो हम कहते हैं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो उल्टा चल रहा होता है। वेल, इन रियलिटी कोई प्लैनेट उल्टा नहीं चल रहा होता, किसी प्लैनेट को इतना टाइम नहीं है, दे आर ह्यूज एंड दे सिंपली कैन नॉट चेंज देयर कोर्स लाइक दैट। हालांकि ये एक दृष्टि का भ्रम होता है, यानी एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे होता है? जितने भी तारा ग्रह होते हैं वो तारा ग्रह हमें इसलिए नजर आते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी उन ग्रहों पर पहुंचकर पृथ्वी तक वापस आती है, करेक्ट? इसीलिए भी हम हर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं ना। अब अगर मेरे सामने ये लेट्स अज्यूम ये लिपस्टिक पड़ी है, तो मैं इसको इसलिए देख पा रही हूँ क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है और मेरी आंखों तक पहुंच रहा है, राइट? तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट। नाउ ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक खास गति में सूर्य के आसपास चक्कर काट रहे हैं, तो हर एक का अपना अपना ऑर्बिट होता है, यानी अपना अपना रास्ता होता है, अपनी अपनी पगडंडियां होती हैं और हर किसी की अपनी अपनी स्पीड होती है। वो स्पीड से सूर्य के आसपास चक्कर काटते हैं। कई बार क्या होता है कि पृथ्वी की जो स्पीड है वो उस प्लैनेट की स्पीड के मुकाबले तेज हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है? प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स। क्योंकि पृथ्वी काफी करीब है सूर्य के, इसी वजह से पृथ्वी का जो रिलेटिव स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्लैनेट और पृथ्वी, मान लो पृथ्वी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती है और वो वाला प्लैनेट 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चलता है, तो हम अगर उसे देख रहे हैं तो हमें एक खास स्पीड पे नजर आ रहा है। लेकिन किसी कारणवश हमारी स्पीड जो है, खासतौर पे अगर हम सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं या फिर वो प्लैनेट जो है वो अपने ऑर्बिट में सूर्य से दूर चला जाता है, तो हमारी स्पीड तो 50 किलोमीटर है लेकिन उसकी 10 किलोमीटर हो गई। तो इसकी वजह से जहां पर वो था, जहां पर हम उसे देखने के आदी थे, वो प्लैनेट अब वहां पर ना दिखकर थोड़ा पीछे की ओर खिसकता हुआ हमें महसूस होता है, बिकॉज उसकी स्पीड और हमारी स्पीड जो रिलेटिव स्पीड है उसमें अब बदलाव आ चुका है। तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक दृष्टि भ्रम है, जिसकी वजह से कोई भी ग्रह हमें उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। असल में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चल रहा होता। अगर आप इस चीज को लाइव देखना चाहते हैं, किसी हाईवे पे जाइए, गाड़ी दौड़ा दीजिए वहां पर अपनी और किसी दूसरी गाड़ी के साथ सम स्पीड पे आप चलिए एंड उसके बाद थोड़ा सा अपना 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाइए और वो गाड़ी जो है वो पीछे की ओर जाती हुई दिखेगी। दैट इज व्हाट वक्री और रेट्रोग्रेड इज ऑल अबाउट। सो डरना नहीं है, कोई प्लैनेट उल्टा नहीं चलता। ओके, नो प्लैनेट मूव्स बैकवर्ड्स। ऐसा होगा तो पूरी साइंस फेल हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है? अब अगर आपकी कुंडली में गुरु वक्री है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय पर गुरु हमें पीछे की ओर चलते हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गुरु आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। तो इसके हमारे जीवन पर कई प्रकार के असर पड़ते हैं। नंबर 1, आपको एडवाइस अच्छी नहीं मिलती। ओके, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड के भुलावे में रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, पापा ने बोला है कि इस स्कीम में पैसा लगाओ तो ठीक ही बोला है। देखो ना, मैंने वहां पे 1 साल पहले पैसा लगाया, मैंने वहां पे मेंबर बनाने शुरू कर दिए और ये देखो मुझे 15,000 का चेक भी मिल गया, तो इसका मतलब सब ठीक है। ठीक होता नहीं है। दरअसल जब भी जुपिटर वक्री होता है कुंडली में, तो हमारे जो एडवाइजर्स होते हैं या जो भी लोग हमारे एडवाइजर्स के रोल में होते हैं, इन लोगों की सलाह हमें फलती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग हमें नफरत करते हैं
या हमें पसंद नहीं करते या जानबूझ के हमारा बुरा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। उनके इंटेंशंस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो आपको जो सलाह दे रहे हैं दैट एग्जैक्टली इज नॉट द राइट काइंड ऑफ सलाह। तो ये हमको जरूर ध्यान देना होता है। इनफैक्ट इसमें सबसे पहले आपके पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही हमको सारी चीजें सिखाते हैं जिंदगी में, पेरेंट्स ही सब कुछ बताते हैं। तो उनकी सलाहें अक्सर हमको फलती नहीं है, अक्सर हमारे काम नहीं आती। तो जैसे पेरेंट्स ने बोला कि बेटा यहाँ पैसा लगा दे, अच्छी स्कीम है, बहुत कुछ मिल जाएगा, ऑल राइट, ओके। कुछ लोगों के पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि तू क्या इन्वेस्टिंग लगा रहता है, छोड़ इन्वेस्टिंग, क्या पैसा लगाना म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, वहां तो पैसा डूब जाता है। एक काम कर, तू सारा पैसा कैश में निकाल और घर पे तिजोरी में रखा कर, वहां पे सब कुछ सुरक्षित रहेगा। तो क्या ये सही एडवाइस है? नहीं, ये सही एडवाइस नहीं है, क्योंकि तिजोरी में जो रखा हुआ पैसा है उसको तो इन्फ्लेशन खा जाएगा, चाहे वो आपको पेपर के रूप में पहले से ही दिख रहा हो, राइट। लेकिन जो आपका अच्छे से मार्केट में इन्वेस्टेड पैसा है, ढंग से इन्वेस्टेड है, वो पैसा नेचुरल सी बात है कि समय के साथ साथ कुछ तो बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन से कुछ तो कमी होगी, आपका पैसा अपनी वैल्यू तो बचाकर रखेगा। तो ये चीजें अक्सर पेरेंट्स को नहीं मालूम होती हैं। और इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल तब होता है जब पेरेंट्स शादी के लिए पीछे पड़ जाते हैं। एंड अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो मेरी एक बात आप गांठ बांध के रख लो, पेरेंट्स के प्रेशर में आके शादी नहीं करनी, ओके। लव योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, बट उनके प्रेशर में आके शादी मत करना। जुपिटर रेट्रोग्रेड एक टेल टेल साइन होता है कि भैया पेरेंट्स ने बोला, मैंने शादी की, अब मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो बेहतर यही होगा कि पेरेंट्स के प्रेशर में आके कोई भी काम, खास तौर पे शादी, ना किया जाए, क्योंकि वक्री गुरु शादियों में बहुत समस्या लेकर आ जाता है। और जब पेरेंटल एडवाइस से शादियां होती हैं तो फिर वो डबल वैमी हो जाता है, उसकी वजह से जिंदगी में बहुत परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। तो जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन आप बोलोगे सब ठीक है, नाचोगे, गाओगे, प्री वेडिंग शूट कराओगे, बढ़िया हनीमून पे भी जाओगे, 1 साल बाद वील सी। मोस्टली तो 1 साल लगता भी नहीं है, एक्चुअली 12 दिन में ही पता लग जाता है। दैट इज जुपिटर फॉर यू। तो जस्ट बिकॉज पेरेंट्स पीछे पड़े हैं, डू नॉट गेट मैरिड, ठीक है। अपने समय पर शादी करो। अगर पेरेंट्स आपके कह रहे हैं कि नो गो गेट मैरिड, फाइन, अंडर प्रेशर मत आओ। ये मत सोचो कि अगर बोल दिया है तो अभी तो भैया इस साल के अंदर अंदर शादी मेरी हो जानी चाहिए, नो, डोंट डू दैट। बाकी सबको थोड़ा बहुत ये माना जा सकता है, लेकिन नॉट फॉर यू स्पेसिफिकली, ठीक है। तो आराम से, शांति से, जो आपको ठीक लगे, जो आपके समझ में आए, जो आपकी बुद्धि में घुसे, उससे शादी करो। जो आपके मन में जगह बना ले उससे शादी करो। बट बेटा ये लड़की पसंद है, बहुत अच्छी है, बेटा ये लड़का पसंद है, बहुत अच्छा है, सेम कम्युनिटी है, सेम सब कुछ है, चल शादी कर ले। डोंट डू दैट, डू नॉट डू दैट, फेयर वार्निंग, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, ओके, डोंट डू दैट। और किसी डिल्यूजन में मत बोलना कि मेरे तो पेरेंट्स ने शादी कराई है, मेरा तो अच्छा ही चल रहा है। या ऑफ कोर्स विल सी, अच्छा ही चल रहा है तो आप किसी भी चीज को बोल सकते हो, है ना। जो आपके घर में स्विच काम नहीं कर रहा, उसको आपने अगर टेप लगा दिया है और फिर वो थोड़ा बहुत चलने लगा है, तो आप कहोगे कि अच्छा ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम तो है ना। देयर इज अ जेन्युइन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देयर, चाहे आप उसको देखना ना चाहते हो, चाहे आप उसके ऊपर फोकस ना करना चाहते हो, प्रॉब्लम तो होती ही है। सो जिनकी हो गई उनको तो चलो कोई बात नहीं, बट जिनकी नहीं हुई है, बी केयरफुल। नाउ पेरेंट्स के कहने से फाइनेंशियल, आप अपना जो पैसा जो है, आपका रिसोर्सेज जो भी हैं, उनको भी आप इन्वेस्टिंग वगैरह मत किया कीजिए। कई बार मम्मियाँ जो होती हैं, इनफैक्ट सास ससुर को भी मैं इन्वॉल्व करूंगी, वो कहते हैं कि भाई फलानी किट्टी में पैसा डाल दें, बहुत अच्छी किट्टी चलती है, वहां पे तो सब मिलता है, लक्की ड्रॉ निकलता है ना, तो दोबारा पैसे नहीं देने पड़ते। तो इस तरह की चीजें, तो आप यहाँ पे पैसा नहीं डालेंगे। आपके पेरेंट्स आपको आके बोलते हैं कि बेटा वहां ना प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है, और वहां पे हम अपना भी 100 गज का ले लेते हैं, और तू देख ले सस्ता मिल रहा है, उसके आसपास तो 40,000 रुपए गज है, लेकिन वहां 15,000 रुपए गज मिल रहा है, तो वहां लेंगे। यू नो वेट, ड्यू डिलिजेंस करो। ऐसे कैसे? अगर आसपास 40,000 रुपए है, वहां 15,000 रुपए है, तो क्या वजह है 15,000 की? कोई तो वजह होगी ना, या तो वो लीगल नहीं है, या फॉरेस्ट की जमीन पे है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो आपको सर्वप्रथम ये फिगर आउट करना है कि क्या है। आप भी पागल हो के अरे बाप रे पापा 25,000 रुपए की सेविंग, लो पैसा, ये लो 30 लाख रुपए, है ना। और 100 गज क्या, आप 200 गज खरीदो, 300 गज खरीदो, लेकिन बढ़िया वहां से अपना काम करेंगे।
ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर पैसे फूक जाते हैं, यहाँ पर आपके पैसे डूब जाते हैं। सो फाइनेंशियल एडवाइस और मैरिटल एडवाइस पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अदरवाइज भी जनरली भी जो भी लोग आपके एडवाइजर्स के रोल में होते हैं वो आपको नहीं फलते। इनफैक्ट इफ यू हैव अ जुपिटर रेट्रोग्रेड और आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर उनकी उम्र आपसे सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, यानी दुगनी उम्र के हैं लगभग, आपको उनकी एडवाइस भी नहीं फलती। बहुत ही कम होगा कि उनकी एडवाइस आपको फलेगी। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके वो जो एडवाइजर हैं उनका जुपिटर सही मायनों में बेहद मजबूत हो। अगर जुपिटर बहुत मजबूत है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन देयर कुंडली, इन दैट केस उनकी एडवाइस कुछ हद तक फल सकती है, बट अदरवाइज नहीं फलती है। आप अपने कॉलेज में कोई मेंटोर हैं, उनकी बात मान रहे हो, आपके ऑफिस में कोई मेंटोर है, उनकी बात मानते हो, नहीं फलती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं यहाँ पे। तो इश्यूज डू कीप ऑन हैपनिंग, इसलिए अपना ख्याल रखना है। नंबर 2, आप लोगों को रिलेशनशिप्स में, शादियों में जनरली भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपने पेरेंट्स के कहने से नहीं भी की शादी, लव मैरिज कर ली या अपनी मर्जी से जब आपका जी में आया कर ली, तो भी थोड़ा बहुत इशू आपको हो ही सकता है शादी में। और इसकी जो वजह है वो है हमारा तीसरा जो कनेक्शन है जुपिटर रेट्रोग्रेड का, एंड दैट इज इफ जुपिटर इज रेट्रोग्रेडिंग इन योर कुंडली, आपको जेनरस होना सीखना पड़ेगा, आपको काइंड होना, दयावान होना सीखना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो वो आपसे ये कहते हैं कि भाई मैं लक में कोई कमी नहीं करूंगा, लक तुमको पूरा मिलेगा, उसका साथ पूरा मिलेगा, पर लक होने के बावजूद भी तुमको हम्बल रहना सीखना होगा, तुमको सर झुका के रखना सीखना होगा, और तुमको अपने लक को क्या कहते हैं, एक्नॉलेज करना सीखना पड़ेगा कि भैया हाँ था हमारे पास लक। तो अब आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कोई नेपो किड है, कोई बच्चा है जिसके फादर जो हैं वो फिल्मों में काम करते थे और इस वजह से उसको भी फिल्मों में काम करने के लिए आसानी हो गई, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ऐसे मौके किसी स्ट्रगलर को तो मिलते नहीं है, किसी फिल्म स्टार के बच्चे को ही मिलेंगे। अब ये जो बच्चा है उसके अंदर एक जेन्युइन ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये मौका इसीलिए मिला केवल क्योंकि मेरे पिताजी फिल्म स्टार थे, अगर नहीं होते तो मुझे ये मौका नहीं मिलता। तो ये जो एक काइंडनेस, जेनरोसिटी और अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ मैं लकी हूं, हर मायने में चीजें मेरे लिए अच्छी हुई हैं, हर मायने में चीजें मेरे लिए बेहतर हुई हैं, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर रिश्तों में प्रॉब्लम आती। अब रिश्तों में क्यों प्रॉब्लम आएगी? बिकॉज यू फेल टू बी काइंड टू योर पार्टनर। आपके जो भी पार्टनर होते हैं आप उनके प्रति काइंडनेस का नजरिया नहीं रखते, दया का नजरिया नहीं रखते, और जब शादी है, रिलेशनशिप है, वहां पे दयावान होना बहुत जरूरी होता है, पार्टनर के ऊपर दया भाव रखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है, यू आर लकी, बट अगर आप एक्नॉलेज नहीं करोगे कि अपने लक को, अगर आप ये मानोगे नहीं कि हाँ चीजें मेरे लिए होती हैं, अच्छे से होती हैं, भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया है, जहां मुझे जो जरूरत थी मेरे लिए वो चीज हुई है, तो फिर आपके रिश्ते भी अच्छे खासे बिगड़ सकते हैं। बिकॉज वहां पर भी यू विल नॉट बी रेडी टू एक्नॉलेज कि किसी का मिलना लक हो सकता है, पर if you are with them you have to be nice to them, you have to be kind to them and you better think about their well being, है ना? तो ये हमारे में जरूरी होता है। देन याद रखिए, अगर जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड है तो जितना हो सके जिंदगी में सेल्फ मेड बनने की कोशिश करो, जो भी काम करो सोच समझ कर, अपने आप से उसको छानबीन कर, अपने कसौटी पे परख कर उस काम को करो। जितना आप सेल्फ मेड होते चले जाओगे उतना आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी, और जितना आप दूसरों के सहारे पर, दूसरों के ऊपर डिपेंड होगे, उतना आपको समस्या होती चली जाएगी। तो पापा का मान लो जूस का बिजनेस था, ठीक है, आप, या फलों का बिजनेस था, आपने वो बिजनेस ज्वाइन किया, पापा ने कहा बेटा फल ऐसे होते हैं, आपने कहा हाँ पापा ठीक है ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगी, वो ठीक है। आप जैसे ही उस पर हाथ लगाओगे वो भरभरा के गिरना शुरू हो जाएगा, इट वुड नॉट वर्क आउट। पहली बात तो आप काम करोगे ही नहीं, दूसरा अगर आपने कर लिया इट वुडंट वर्क आउट, बट यू आर लाइक ओके ठीक है, हमारा सेबों का बिजनेस तो है, बट यू नो व्हाट, हमारे सेब बच जाते हैं, कुछ सेब दिखने में अच्छे नहीं होते पर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अब ना हम सेबों का जैम बनाना शुरू कर देते हैं, या उसका कोई मार्मलेड अगर बने तो वो बनाना शुरू कर देते हैं, छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेता हूँ। जब आप उसमें बदलाव करते हो अपनी मर्जी से, अपने एंड से, अपने तरीके से, तब वो चीज फलती है। जब वो पका पकाया मिला हुआ है और आप सोचोगे कि बस इसी से खा लूं मैं, क्योंकि मिल तो जाएगा, जुपिटर है तो मिल जाएगा, बट इट वुडंट वर्क आउट,
है ना। तो हाथ को तो आएगा पर मुंह को नहीं लगेगा, स्वाद नहीं आएगा उस चीज का। इसीलिए जितना हो सके, जहां तक हो सके, बी अ सेल्फ मेड पर्सन। अपने हिसाब से डिसीजंस लेना शुरू कीजिए, अपने तरीके से जिंदगी जीना शुरू कीजिए, और घबराइए मत फेल होने से। फेलियर्स जिंदगी का हिस्सा है, मुसीबतें भी जिंदगी का हिस्सा है, आती जाती रहती हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जाओगे हु इज लाइक हाय राम, मैं नहीं फेल हो सकता, हाय राम कुछ गलत ना हो जाए, हाय राम कुछ ऐसा ना हो जाए, फिर चीजें आपके लिए स्मूथ चलेंगी, इसकी गारंटी तो फिर भगवान भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे गड़बड़ नहीं करनी, ऐसी गलती नहीं करनी है। बहुत इंडिपेंडेंटली जीना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे की कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो आपको अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना कि क्या सोचना है, आपको उसे ये सिखाना है कि कैसे सोचना है, हाउ टू कम टू कंक्लूजन्स, व्हाट इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कम टू द राइट कंक्लूजन्स। तो आप अपने बच्चे को अगर ये बोलेंगे ना कि बेटा ऐसा है, शराब पीना इज इमोरल, ठीक है, हमारे यहाँ तो नहीं पीते, मैंने तो कभी हाथ नहीं लगा, तू कैसा लगा देगा, इट्स रॉन्ग, भगवान ने कहा है शराब नहीं पीते, या हमारे गुरु ने कहा है, या हमारे प्रोफेट ने कहा है शराब नहीं पीते हैं, यू लाइक ओके। अब ये जो बच्चा है ना, ये फंस जाएगा तब जब आप नहीं रहोगे। तो आपको उसे ये नहीं बताना, आपको उसे ये बताना है कि बेटा देखो, व्हेन यू आर ड्रंक यू आर नॉट योरसेल्फ, एंड यू मे से थिंग्स और यू मे डू थिंग्स जो आपको और आपके आसपास के लोगों को हर्ट कर सकता है, और आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। ऐसा करने से आप जब नहीं भी होंगे ना, तब आपका बच्चा जो है वो सही डिसीजंस ले सकता है, अदरवाइज फंस जाएगा, और गलत संगत में जाते हुए देर तो लगती नहीं है ना। सो प्लीज पे अटेंशन टू दीज थिंग्स। और भी बहुत सारी बातें हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड के बारे में, लेकिन पहले आप इन 3-4 चीजों पे फोकस करना शुरू कीजिए। अगर यहाँ पे फोकस कर लेंगे, जीवन काफी सुधर जाएगा आपका, एंड उसके बाद फिर हम नई चीजें और लेके आएंगे, एंड विल डिस्कस दैट। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी वेरी हैप्पी, एंड मेक श्योर दैट यू लिव अ वेरी गुड लाइफ, बिकॉज यही तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ऑलराइट देन, बाय बाय, टेक केयर।